नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्मृति दिवस पर प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने उन्हें नमन किया। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि महान व्यक्तित्व के धनी, विश्व में सत्य और अहिंसा का मार्ग प्रशस्त करने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के स्मृति दिवस पर उन्हें शत शत नमन। उनके उच्च विचार व आदर्श हम सबको एक बेहतर भारत के निर्माण के लिए सदैव प्रेरित करते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे। सीएम मनोहर लाल ने पहला महिला अंडर 19 T20 क्रिकेट विश्व कप जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हरियाणा की बेटी शेफाली वर्मा के नेतृत्व में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रचा है। सीएम ने आगे लिखा कि वर्ल्ड क्रिकेट की भविष्य हमारी इस युवा टीम को अनंत बधाई एवं शुभकामनाएं। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर बधाई दी है। उनका ट्वीट आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम को सीएम मनोहर लाल ने बधाई दी और कहा कि हरियाणा की बेटी शेफाली वर्मा के नेतृत्व में भारत ने बड़ी जीत दर्ज की है और ऐसे में इन सभी टीम के खिलाड़ियों को बधाई एवं शुभकामनाएं। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आखिरी पड़ाव जम्मू कश्मीर था, जहां पर पहुंचकर राहुल गांधी ने लाल चौक पर तिरंगा फहराया। तिरंगा फहराने को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार का धन्यवाद देना चाहिए। कश्मीर से धारा 370 हटाने के लिए तहे दिल से धन्यवाद करना चाहिए, जिसकी बदौलत वो निर्विघ्न लाल चौक पर झंडा फहरा सके। और कांग्रेस पार्टी को श्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार का कश्मीर से धारा 370 हटाने के लिए तहे दिल से धन्यवाद करना चाहिए, जिसकी बदौलत निर्विघ्न वो लाल चौक पर तिरंगा फहरा सके। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो रहा है। बजट सत्र में सरकार को नजर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव और वित्त वर्ष 2023-24 के आम बजट आदि पर सुचारू रूप से चर्चा कराने पर रहेगी। वहीं विपक्ष ने सरकार को महंगाई, रोजगार, चीन के साथ सीमा विवाद, अर्थव्यवस्था, सेंसरशिप सहित अन्य मुद्दों पर घेरने की तैयारी कर ली है। ऐसे में आम लोग भी मोदी सरकार से काफी उम्मीदें कर रहे हैं। खासकर किसान वर्ग सरकार से अपने लिए कुछ खास की उम्मीदें लेकर बैठे हैं। हालांकि किसानों का कहना है कि सरकार अभी तक किसानों के हित में कोई भी बजट नहीं कर सकी। में यही उम्मीद करते हैं कि सरकार से हमारी एक प्रार्थना है, ये जो डीजल है उसमें कम रेट करे। जो जिम्मेदार की खेतों में खाद वगैरह डलता है, केमिकल दवाइयां डलती हैं, उनमें कम करे रेट। भाई यही उम्मीद करते हैं सरकार से। और मैं सरकार से ये कहना चाहता हूं भी खाद के, डीजल के और कितने चीजों के रेट बढ़ गए, तो ये कंट्रोल होने चाहिए और सामान सस्ता मिलना चाहिए, क्योंकि किसान की लागत फसल में बहुत बढ़ चुकी है। जो दिहाड़ी पर 300 रुपये थी, अब 500 रुपये चल रही है जी। आप देखो भी गवर्नमेंट कर दी कुछ नहीं है, बस ये अपना हमारे ऊपर जो 10-20 रुपये बढ़ा देती है। जैसे गन्ने में अब 10 रुपये बढ़ाए जी, उसकी तो छलाई का गन्ने की ये बढ़ गया 10 रुपये तो रेट। तो सरकार को करना चाहिए भी ये किसान का कुछ सोचे और फसल के सही रेट मिले हमको। किसानों की तो इतनी बड़ी मांग भी नहीं बेचारों की। वो चाहते हैं कि हमारा खर्चा माफी हो। हमारी जो फसल में खर्च आता है डीजल का, पेट्रोल का और इसके अलावा पेस्टिसाइड का, फर्टिलाइजर का और हर्बिसाइड वगैरह के जो रेट हैं वो वाजिब दाम हो उनका, क्योंकि उनकी फसल के दाम भी नहीं बढ़ रहे हैं और फसल के दाम ना बढ़ने के कारण इनके जो पेस्टिसाइड वगैरह है इनके दाम आसमान को छू रहे हैं। इसलिए किसान दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहा है बेचारा। तो इसीलिए कई
तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश करेंगी। परिस्थितियों को देखें तो इस बार का बजट काफी विशेष होने की उम्मीदें की जा रही है, क्योंकि एक तरफ मंद का दौर चल रहा है तो दूसरी तरफ नौकरी पेशा लोगों को अपनी नौकरी पर खतरा दिख रहा है। महिलाओं की उम्मीदें कि आम बजट में महंगाई, महिला सुरक्षा और शिक्षा को लेकर काम करने की जरूरत है। बजट की उम्मीदों को लेकर लोगों ने अपने तरीके से विचार दिए। लोगों ने कहा कि बजट को लेकर साधारण गृहिणी से लेकर नौकरी पेशा महिलाओं को काफी उम्मीदें हैं कि सरकार उनकी वित्तीय चिंताओं को दूर करेगी, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आए। इसके अलावा सरकार से बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर ऐसी नीतियों की उम्मीद कर रही है जो अधिक रोजगार के अवसर पैदा करेगी। साथ ही लोगों ने कहा कि आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर 5 लाख की जानी चाहिए। साथ ही नौकरी पेशा वालों के लिए आयकर का स्लैब कम रखना चाहिए, क्योंकि उन्हें दोहरा आयकर देना पड़ता है। पेट्रोलियम पदार्थों की दरें कम होनी चाहिए, क्योंकि इससे सामान्य नागरिकों का जनजीवन सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। जी मैं तो कुरुक्षेत्र से बिलोंग करता हूँ और एग्रीकल्चर पंप बेचता हूँ। मैं सोच रहा हूँ भी काश्तकारों को, जिम्मेदारों को कुछ जीएसटी में कुछ राहत दी जाए और उसकी प्रक्रिया को ना कुछ सरल बनाया जाए, और ऐसे ही इनकम टैक्स में भी मतलब प्रक्रिया को सरल बनाया जाए, ये उम्मीद करता हूँ। बाकी तो महंगाई अप डाउन मतलब बहुत परेशानी हो रही है। कभी मतलब मेटल बढ़ जाता है, कभी मेटल गिर जाता है, ऐसे ही चल रहा है। बस उम्मीद सरकार से यही है कि वो स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान दे। जितने भी दवाइयां वगैरह जो हैं मेडिकल लाइन में इतनी महंगी है कि आम आदमी का इलाज कराना बहुत ही मुश्किल है। आजकल हर घर में कैंसर से पीड़ित पेशेंट है। कैंसर की इलाज इतना महंगा है कि आम आदमी करा ही नहीं सकता। उसको या तो सरकार, जिसकी इनकम कम है, सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है उसे, ठीक, उसको वहाँ पे 1,80,000 से कम की जिनकी है उनको सरकार मदद करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट के बारे में एक महिला होने के नाते मैं सबके बारे में सोचूंगी। शिक्षा और स्वास्थ्य पर अच्छा खर्च होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा पर खर्च नहीं होगा तो बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे, और स्वास्थ्य पर खर्च होना चाहिए। और रसोई का जो सामान है, उसकी जो बढ़ रही महंगाई है, उसके देखते हुए महंगाई कम हो, और जो किसान बैठे हैं उनके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। बाकी जो देश के नेता हैं उनको सबके बारे में सोचना होगा, क्योंकि तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो हरियाणा के बिजली विभाग में कार्यरत अनुबंधित कर्मचारियों ने कौशल विकास निगम में सभी कर्मचारियों को शामिल किए जाने की मांग को लेकर प्रदेश के सभी 22 जिलों में प्रदर्शन किए। इसी कड़ी में यमुनानगर में भी बिजली निगम के एसई कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर अनुबंधित कर्मचारी संघ के नेताओं ने कहा कि सरकार ने बिजली निगम के काफी संख्या में अनुबंधित कर्मचारियों को कौशल विकास निगम में शामिल किया, लेकिन अभी भी यमुनानगर थर्मल प्लांट और खेतड़ थर्मल प्लांट सहित अन्य कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें कौशल विकास निगम में शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सभी अनुबंधित कर्मचारियों का भविष्य 58 वर्ष तक सुरक्षित किया जाए और सेवानिवृत्त पर उन्हें एकमुश्त राशि का प्रावधान दिया जाए। अनुबंधित कर्मचारी संघ का कहना है कि आज पूरे प्रदेश में इस तरह के प्रदर्शन किए गए हैं। अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो मार्च से पूरे प्रदेश में जोरदार प्रदर्शन किए जाएंगे। हमारे प्रदेश कार्यकारिणी की तरफ से पूरे हरियाणा में एक रोष प्रदर्शन की कॉल थी, जो सरकार के खिलाफ एक रोष प्रदर्शन था, जो हमारे अनुबंधित कर्मचारियों को 58 साल का रोजगार सुरक्षित करने के लिए, रिटायरमेंट के वक्त ग्रेजुएटी लेने के लिए, और जिनकी सैलरी 21,000 से ऊपर हो चुकी है और उनको मेडिकल के नाम पे कोई सुविधा आज की डेट में नहीं मिल रही है। आज 22 के 22 जिलों में अपना प्रदर्शन कर रहा है, जिसमें 2 थर्मल पावर भी खेतड़ और यमुनानगर इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। खेतड़ में हमारा प्रदर्शन लगातार चल रहा है और यमुनानगर वाले थर्मल में अभी रोष प्रदर्शन करके चीफ साहब को ज्ञापन दिया है। हमारी मुख्य मांगे हैं 58 साल की रोजगार सुरक्षा, मेडिकल फैसिलिटी जो कर्मचारी ईएसआई से बाहर हो चुके हैं। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में एक नए संकट ने जन्म लिया है जो चिंताजनक है। तभी ये मामला संसद में भी उठ गया। आप लगातार अखबारों में, टीवी पर, सोशल मीडिया में देख रहे होंगे कि कोई किसी की शादी में डांस कर रहा था, डांस करते करते गिरा और डेथ। कोई जिम कर रहा था, तभी अचानक गिर गया और फिर कभी उठ ही नहीं पाया। कोई रामलीला में हनुमान का किरदार कर रहा था, स्टेज पर गिरा तो लोगों ने सोचा एक्टिंग कर रहा है, लेकिन गिरा तो गिरा ही रह गया। कोई चलते चलते तो कोई काम करते करते ही एकाएक दुनिया को छोड़ गया। इनमें से अधिकतर युवा थे जिनकी उम्र 40 के आसपास ही थी। अधिकांश युवाओं की मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई। चर्चा शुरू हुई तो तमाम मेडिकल रीजंस गिनाए जाने लगे। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन भी है जिस पर हम और आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। दरअसल आज की युवा पीढ़ी बहुत ज्यादा तनाव में, टेंशन और स्ट्रेस में है। नंबर 1 बनने की एक होड़ सी लग गई है, दूसरों को पीछे छोड़ने की एक जिद सी हो गई है। आज मोबाइल नेटवर्क ने, फेसबुक ने, ट्विटर ने, इंस्टाग्राम ने दोस्तों की संख्या तो बहुत बढ़ा दी, लेकिन ऐसे दोस्तों की संख्या गिनती भर की भी नहीं छोड़ी जिनके साथ हम अपने मन की बातों को साझा कर सकें, शेयर कर सकें। इसलिए हम अंदर ही अंदर, मन ही मन में उन बातों को इकट्ठा कर लेते हैं और वो बाहर नहीं आ पाती, क्योंकि हम एकाकी हो गए हैं, बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, ऑल अलोन, टोटली अलूफ। दोस्तों, किसी अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर के बाहर लिखा था, अगर खोल लिया होता दिल यारों के साथ तो खोलना न पड़ता औजारों के साथ। दोस्तों, इन 2 पंक्तियों में कितनी गहरी बात छिपी है। इसलिए बेखौफ मस्ती के साथ जिंदगी जियो और मन में टेंशन की गठरी मत बनने दो। फिर भी अगर कोई तनाव या स्ट्रेस हो जाए तो मन ही मन घुटने की बजाय ऐसे 2-4 दोस्तों के साथ अपने सुख दुख शेयर करो जो उसका फायदा उठाने की बजाय आपका सच्चा हमदर्द हो। कहते हैं ना कि ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। जिंदगी के प्लस माइनस की गुत्थी को सुलझाने के लिए फिर मिलेंगे। नमस्कार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट पहुंचे। देश की आजादी में महात्मा गांधी के योगदान को देखते हुए 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ट्वीट किया और लिखा कि मैं बापू की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करता हूं और उनके विचारों को याद करता हूं। मैं उन सभी लोगों को भी श्रद्धांजलि देता हूं जो देश की सेवा में शहीद हुए। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जाएगा और हम भारत को विकसित करने के लिए हमारे संकल्प को मजबूत करते रहेंगे। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल रोहतक में महिला अंडर 19 T20 क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय टीम की कप्तान शेफाली वर्मा के घर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने शेफाली वर्मा के परिवार का अभिनंदन किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि हरियाणा की बेटी शेफाली और पूरी क्रिकेट टीम पर देश को गर्व है। आपको बता दें कि हरियाणा की बेटी शेफाली वर्मा के नेतृत्व में भारतीय महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीता है। भारतीय महिला अंडर 19 टीम की कप्तान शेफाली वर्मा प्रदेश के रोहतक की रहने वाली है। पलवल के लघु सचिवालय में जिला लोक संपर्क एवं परिवाद समिति की बैठक हुई। लोगों की शिकायतें निपटाने के लिए बैठक आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा के सहकारिता, अनुसूचित जातियों एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने की। बैठक में 16 शिकायतों में से 15 शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। एक शिकायत को पेंडिंग रखा गया है। बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि लोगों की शिकायतों का समय पर समाधान करें, जिससे कि लोगों को किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि बैठक में होडल के बिजली विभाग में कार्यरत जेई श्रीपाल की लोगों और विधायक द्वारा बार बार शिकायत की गई, जिसे गंभीरता से लेते हुए जेई को मौके पर ही सस्पेंड कर दिया गया।
टोटल 16 शिकायतें थी, जिसमें से 15 का डिस्पोज कर दिया गया, एक पेंडिंग रखा गया और सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि भाई जितना जल्दी हो सके शिकायतों का निपटारा करें, बार बार लोगों को यहाँ नहीं आना पड़े, क्योंकि लोगों को परेशानी होती है। एक तो बिजली बोर्ड के जो जेई हैं उसकी बार बार शिकायत विधायक भी कर रहे थे और आम जनता भी कर रही थी, तो उसको सस्पेंड किया गया है। और बाकी पुलिस विभाग से शिकायतें आज ज्यादा थी, तो पुलिस विभाग के अधिकारियों को भी दिशा निर्देश है कि वो भी जल्दी से इनका निपटारा करें। तो 2024 के शह और मात का खेल अब शुरू हो गया है, जहां तमाम विपक्षी दल सरकार के खिलाफ एकजुट होने की कोशिशों में जुटे हैं। वहीं बीजेपी के सभी मोर्चों ने 2024 में सत्तासीन होने के लिए तैयारियां या यूं कहें किलेबंदी करनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में गुरुग्राम में बीजेपी कार्यालय में ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से बीजेपी ओबीसी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जुटे और 2024 की तैयारियों पर मंथन शुरू कर दिया। बैठक में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 100 में से 60% हमारा है। अभी रणनीति के बारे में, प्रस्ताव के बारे में कार्य समिति की ओर से अधिकृत सूचना दी जाएगी, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के विशेष तौर से पूरे देश के अंदर, विशेष तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और हम लोगों का एक ही नारा है कि 2024 की लोकसभा चुनाव में 100 में से 60% हमारा है, 40% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के विशेष तौर से पूरे देश के अंदर, विशेष तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और हम लोगों का एक ही नारा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 100 में से 60% हमारा है, 40% में बंटवारा है। खबर फरीदाबाद से है, जहां विजय रामलीला कमेटी एनआईटी में नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। विवादों में रही विजय रामलीला कमेटी धर्मशाला पर नगर निगम ने अपना शिकंजा कसा और इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात किए गए। नगर निगम जल और एसडीओ सरकारी वकील मौके पर मौजूद रहे, तो वहीं कार्रवाई के दौरान आसपास के लोगों ने विरोध भी किया। बता दें कि 3 मंजिला बने मंदिर को जेसीबी की मदद से गिराया गया, साथ ही विजय रामलीला कमेटी को भी तोड़ा गया। प्रशासनिक अमला इस दौरान मौजूद रहा, पुलिस बल भी तैनात कर दिए गए और 3 मंजिला मंदिर को ढहाया गया। वहीं फतेहाबाद जिले की माउंट एवरेस्ट विजेता मनीषा पायल ने डीसी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। गांव की बेटी के लड़ाई के लिए गांव की पंचायत समर्थन में उतरी। मनीषा पायल ने कहा कि मेरे जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं और वहीं फतेहाबाद सिरसा लोकसभा क्षेत्र में आता है। काफी लोगों को ये भी नहीं पता कि मनीषा पायल कौन है। मनीषा पायल अपनी मांगों के लिए डीसी को ज्ञापन देंगी। खेल नीति के खिलाफ गांव बनावली के ग्रामीणों के साथ मनीषा पायल लघु सचिवालय पहुंची। उन्होंने आगे कहा कि अगर सुनवाई नहीं हुई तो लघु सचिवालय में ही धरना देंगी। आपको पता भी होगा, मैं 1 हफ्ते पहले भी यहाँ आई थी। जैसे मैं एक पर्वतारोही हूँ, 2019 में मैंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था, लेकिन सरकार ने कुछ भी नहीं किया। जैसे और पर्वतारोही को नौकरी मिली है और सम्मान, आदर सम्मान मिला है। मैं जिले की एकमात्र बेटी हूँ, उसके बावजूद भी कुछ भी कोई सम्मान नहीं मिला, तो आज मैं इस धरने पे आई हूँ। हमारी बेटी, सबसे पहले तो हमारा सौभाग्य है, हमारे गाँव ने ऐसी बेटी को जन्म दिया है जो 2019 में माउंट एवरेस्ट फतेह करके आई है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, जो जिस पे ये तिरंगा फहरा के आई है। तो हम बड़े खुश हैं इससे। और आज इस बेटी को तब से लेकर अब तक आज 4 साल के लगभग समय हो गए हैं, उसको कोई मान सम्मान नहीं मिला है। हम उसके लिए, उसके मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसीलिए सारा गाँव आज हमारे पीछे खड़ा है।
तो भवानीखेड़ा में नवनिर्वाचित सरपंच ने प्रदर्शन कर भवानीखेड़ा सोरकी मार्ग को जाम करने का अल्टीमेटम दे दिया था, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में दिखा। बता दें कि भवानीखेड़ा ब्लॉक के सरपंचों ने विरोध जताते हुए व्हाट्सएप के माध्यम से भवानीखेड़ा सोरकी मार्ग भवानीखेड़ा में पूर्व रोड पर जाम करने का अल्टीमेटम दिया था, जिसको लेकर पुलिस ने सुबह ही बैरिकेड लगाए थे और किसी भी तरह की अनहोनी से निपटने के लिए पूरा पुलिस प्रशासन मुस्तैद दिखा। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी के चलते कोई भी नवनिर्वाचित सरपंच मौके पर नहीं पहुंचा। वहीं पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पुलिस प्रशासन सरपंचों के अल्टीमेटम को लेकर पूरी तरह मुस्तैद है और भवानीखेड़ा में किसी भी तरह की जाम की स्थिति नहीं होने दी जाएगी। सरपंचों ने जो रोड जाम के लिए अल्टीमेटम दिया था उस संबंध में कल ही सरपंचों से बात हो गई थी और सबने ये बताया था कि किसी भी तरह का उनका किसी तरह का कोई रोड जाम करने का इरादा नहीं है। दूसरी चीज, अगर रोड जाम की स्थिति आती है तो उसके लिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम पूरी तरह से सक्षम हैं और पूरी तरह से तैयार हैं। में रात भर रुक रुक कर बारिश होती रही, जिससे ठंड बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश हरियाणा में भी गरज के साथ तेज बारिश देखने को मिली है। बारिश के कारण कई जगह सड़कों पर जलभराव है। बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। आईएमडी के मुताबिक पश्चिम विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से मौसमी गतिविधियां बदल रही है और ऐसे में एक बार फिर तापमान में गिरावट आने के साथ ठंड लौट रही है। हरियाणा के यमुनानगर, कोसली, सोहाना, रेवाड़ी, पलवल, बावल, नूंह, औरंगाबाद और आसपास के क्षेत्र में भी हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश हो रही है। बता दें कि दिल्ली एनसीआर में वीकेंड से ही मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम के कई इलाकों में रात भर तेज गरज के साथ बारिश की गतिविधियां जारी है। बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर के न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री तक की कमी देखने को मिली। वहीं किसानों का कहना है कि गेहूं की फसल और कई सब्जियों पर तो इस बूंदाबांदी का फायदा हुआ, लेकिन वहीं पर सरसों की फसल में भारी नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि ज्यादा बारिश होने से सरसों पर आए फूल झड़ जाएंगे, जिससे पैदावार में कमी आ सकती है। खबर रेवाड़ी से, जहां पर 3 नकाबपोश बदमाशों ने रेवाड़ी की अनाज मंडी में एक सैनिटरी शॉप में घुसकर पहली मंजिल पर बने व्यापारी के घर में घुस गए और पिस्टल की नोक पर व्यापारी और उसके परिवार को बंधक बना लिया। अलमारी में रखे 7 लाख रुपए लूट कर मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी की कैमरा खंगाल रही है। हम ऊपर सर खाना खा रहे थे तो ये बाहर की रिंग बजी है तो मैंने ये खोल के देखा तो मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। मैं ये शटर बाहर वाला बंद करने लगा तो एक ने अंदर पांव अड़ा के तीनों बढ़ गए। एक ने फिर ये पीछे में मार के अंदर घींच ले गए और ये शटर बंद कर दिया, लाइट यहाँ की ऑफ कर दी। फिर वहां मेरे मुंह पे मतलब टेप वगैरह सारी चीजें लगा के और पीछे हाथ बांध के फिर 2 वो को ऊपर भेजे कि ऊपर देखो जाके। तो फिर ऊपर जाके फिर एक बंदा आके फिर दोनों बंदे मेरे को ऊपर लेके गए। फिर ये इस फर्स्ट वाले रूम में हमें बैठा के मतलब इनसे चाबी मांगी कि मतलब चाबी दे दो नहीं तो हम जान से मार देंगे। लड़का जैसे नीचे आया, शटर घंटी बजी, जो शटर बंद करने की भी कोई है, चलो देख लेता हूँ। शटर बंद करने लगे तो इनके सिर में मार दी और इनके टेप लगा के पिस्टल के लगा के ऊपर ले गए। वहाँ हमें भी बैठा दिया, चुप रहो नहीं तो भाई गोली चला देंगे। तो व्यापारी सहित परिवार को बंधक बनाया गया। व्यापारी के घर में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बता दें कि फिलहाल पुलिस सीसीटीवी की फुटेज खंगाल रही है। बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। एक सैनिटरी शॉप में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की कार्रवाई कर रही है और
दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस द्वारा खंगाला जा रहा है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने। देश और प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।